गुजरात में भी चुनाव करा लो बैलेट पेपर से, अगर मोदी की सरकार बना जाए 100%। राजनीति छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, आ जाओ मैदान में। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से, मोदी जी आपको दुनिया पसंद करती है, देश पसंद करता है, इतने पसंद करते हैं, सीना ठोक के कह रहा हूँ, जिस सीट से मोदी जी लड़े उसी सीट से लड़ूंगा और वहां से उन्हें हरा के दिखाऊंगा। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ यूपी को हटा के। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब प्रधानमंत्री तो हैं ही मोदी जी, लेकिन जब से आए तो हमारे देश में एक्शन फिल्मों का, एक्शन बयानों का सीन बहुत ज्यादा चलन में आ गया है। हालांकि राम मंदिर पर जो एक्शन था बहुत शानदार था और 22 जनवरी को दिवाली के बदले मनाने का एक ऐलान था कि दिवाली की जगह 22 जनवरी को शायद दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ राम भगवान का जो था स्वागत भी किया, सब किया। लेकिन शंकराचार्य जो सनातन धर्मी लोगों की सबसे बड़े गुरु हैं, उनको भी नकार दिया सनातन धर्मियों ने। यही हिंदू धर्म है जिसमें शंकराचार्यों की बात नहीं मानी जाती, इस्लाम में मौलवियों की बात मानी जाती है, क्रिश्चियनों में पोप जॉन पॉल की बात मानी जाती है, लेकिन हिंदू ऐसे हैं कि जो शंकराचार्यों को अपने पैर की जूती पर रखते हैं। चलिए, मुबारक हो ऐसा हिंदुस्तान जिसको लोकतंत्र की वो संभावनाएं और वो स्वायत्ता की लगाम जिनके हाथ में है, जो कुछ भी कर सकते हैं। वो शंकराचार्य के खिलाफ रामानुजाचार्य खड़े कर सकते हैं, सब कुछ खड़े कर सकते हैं। लेकिन भारत की राजनीति में एक्शन और रिएक्शन काफी कुछ देखने को मिल रहा है, जो ट्विटर पर देखने को मिलता है। ट्विटर पर आजकल देखने को मिल रहा है, एक तो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी लोकसभा चुनाव में। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, 45 सीट आएंगी लोकसभा में, और अच्छे उम्मीदवार अगर चुने गए, गलत उम्मीदवार चुने गए तो 45, और अच्छे उम्मीदवार चुने गए वाकई में तो कांग्रेस अकेले अपने बहुमत पर आ सकती है। क्योंकि अभी समझना पड़ेगा कि क्यों आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। इसके बारे में मैं तो नहीं बोल सकता, पूरी दुनिया बोल रही है, कांग्रेस के समर्थक बोल रहे हैं। जब राहुल गांधी खुद आगे बढ़कर मशाल लेने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री पद की, तो भैया वोट उन्हें कौन देगा। बार बार कहते कहते परेशान हो जाता हूं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं होता। लेकिन भैया मतलब सोशल मीडिया पर हालत बड़ी खराब है। वहां ममता बनर्जी, जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के काफी ज्यादा वो हैं, लेकिन एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करते हैं और राहुल गांधी के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होता, या कुछ ऐसा नहीं है, या कुछ ऐसा कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखाया जाता है कि वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे, वो ही सब कष्ट दूर करेंगे, राम के भी और आवाम के भी। जब इस तरह का संदेश नहीं जाता और उसके बाद एक ऐसा बयान आता है जयराम रमेश का, जिसमें बोलते हैं ममता बनर्जी के अलावा हम गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि कांग्रेस पहले से ही हार मान रही है। एक राष्ट्रव्यापी पार्टी कांग्रेस पहले से ही हार मान रही है, क्योंकि उसकी संगठन क्षमता काफी कमजोर है। इसीलिए शायद ये बयान दे दिया, और इसीलिए ममता बनर्जी ने एक लाख चालो का नारा दे दिया। क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी का आरोप है और विपक्षी दलों की पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि कितने उम्मीदवार, कितनी सीटें किसको दी जानी चाहिए। जहां ममता बनर्जी 2 सीट देने की बात कर रही थी, अखिलेश यादव भी अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देना चाहते कांग्रेस को, तो वो कांग्रेस के दोस्त कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये बात तो है कि ममता बनर्जी अपने खिलाफ बीजेपी को खड़ा कर लेंगी और कांग्रेस से बड़ा बीजेपी को बना देंगी, और अखिलेश यादव भी वही काम करेंगे जो बीजेपी ने उनको बोला है। ईडी आईडी ने इनको परेशान तो नहीं किया है, हाँ कांग्रेस को बर्बाद करने का ठेका जरूर इन लोगों ने, इन नेताओं ने ले रखा है जो इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो कांग्रेस को गंभीरता पूर्वक बुद्धिजीवी पार्टी होने के नाते विचार करना चाहिए कि कुछ ऐसे संगी कांग्रेस के अंदर घुस गए हैं कि जो कांग्रेस को बर्बाद कर देना चाहते हैं। लेकिन राजनीति के मायने बदल चुके हैं, राजनीति बदल चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का 1% भी कोई प्रचार प्रसार टीवी पर नहीं दिखाया जाता, लेकिन राम जन्मभूमि के बारे में तो गाने एफएम रेडियो पर चलते हैं और दबा करके चलते हैं। लेकिन कांग्रेस फिर भी इसे सबक नहीं लेती। भले ही ईवीएम के खिलाफ कुछ वकीलों का मोर्चा खुल जाता है, जिसमें वो दावा करते हैं कि ईवीएम गलत है। तो यहां 2 वीडियो और 2 आरोप दिग्विजय सिंह के
राजा दिग्विजय सिंह, जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, उनका एक बयान और एक बयान है उन सुप्रीम कोर्ट के वकील का जो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों के बयान में एकजुटता नजर। कोर्ट है, आरटीआई ने जो जवाब दिया है, ईवीएम की प्रामाणिकता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ईवीएम निर्माता कंपनियों ने अधिकांश बिंदुओं को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(d) को हवाला देकर सूचना देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत का संपूर्ण लोकतंत्र ईवीएम निर्माता कंपनियों के हवाले है। न तो जिला स्तर पर, न राज्य स्तर पर, न भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर पूरे देश में ईवीएम चुनाव के लिए तकनीकी लोक सेवकों की टीम। ये कोई उनके पास टेक्नोलॉजी की टीम नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, ये खुद इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर रहा है। और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। मतदाता नहीं तय करेगा, सॉफ्टवेयर तय करेगा कौन की सरकार बनेगी, और सॉफ्टवेयर डालने वाला तय करेगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्या 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, उनका भाग्य हम उन चंद लोगों के हाथ में सौंप दें जो कि सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, और कौन सी मशीन कौन से असेंबली में कौन से बूथ पे जाएगा ये कंप्यूटर तय करता है, जिला रिटर्निंग ऑफिसर तय नहीं करता। यानी कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता है, न ईसीआई है, न रिटर्निंग ऑफिसर है, न सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। उसका मालिक जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है, जो सॉफ्टवेयर डालता है, और जो सॉफ्टवेयर है वही इसका मालिक है। कमाल बात है यार, मेरे पूरे देश भर से मैंने तो आपको स्टेट बताए थे, सारे स्टेट किनके बताए थे, कहां से मेरे फोन में देखो आप, कहां से फोन आ रहे हैं। लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, आपके यहां से हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, पश्चिम बंगाल से, आपके झारखंड से, बिहार से, उधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय से, त्रिपुरा से, नागालैंड से, असम से, और आप नीचे आ जाओ आप इसके बाद में मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और आपके आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, केरल से, और तमिलनाडु से। कहां से फोन नहीं आ रहे। पूरा महाराष्ट्र इतनी जबरदस्त उबाल में है आप सोच नहीं सकते। पूरा मध्य प्रदेश, साथ में ये दिल्ली है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, सब जगह। गुजरात में मोदी जी के गढ़ में अभी हमारी मीटिंग हो रही है 28 तारीख को गुजरात में, राजकोट में, और उसके बाद में 9 फरवरी को अहमदाबाद में मीटिंग होगी। मोदी जी के गढ़ में बताएंगे कैसी हुंकार वहां से ईवीएम के खिलाफ उठेगी। चिंता मत करो आप। आंदोलन को स्थायी रूप में देखने को मिलेगा। 100% स्थायी है और मजबूत बनेगा। और गांव-गांव में यह आंदोलन ऐसा होगा जो गांव-गांव में होगा। गांव-गांव से लोग सड़कों पर निकलेंगे। कह रहे हैं कि बिना ईवीएम गुजरात में भी सरकार अपना, मैं तो कह रहा हूं ना, अभी ये करा लो। अगर मोदी जी जो है वहां सरकार बना ले, गुजरात में भी चुनाव करा लो बैलेट पेपर से। अगर मोदी जी सरकार बना जाए, वहां भी नहीं बना। 100% राजनीति छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। आ जाओ मैदान में। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी से, मोदी जी आपको दुनिया पसंद करती है, देश पसंद करता है, इतने पसंद करते हैं। सीना ठोक के कह रहा हूं, जिस सीट से मोदी जी लड़े उसी सीट से लड़ूंगा और वहां से उन्हें हरा के दिखाऊंगा। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ईवीएम को हटा के। मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक्सेप्ट करो चैलेंज मेरा। जंतर मंतर ही रहेगा धरना, या इसके अलावा भी तेरी जगह यार, जहां मनमाई की कर लेंगे। सब देश हमारा है। कल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए थे। हाँ, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जहां चाहे वहीं पहुंच जाएंगे। हमने इनको समझाइए तो वो दोनों के बयान आपने सुन लिए होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी, इसके दो मायने हो सकते हैं। बीजेपी इसको इस तरह से बोल सकती है कि कांग्रेस को हार का डर है, इसीलिए ईवीएम का भय फैला रही है। दिग्विजय सिंह ईवीएम की तरफ बोल रहे हैं कि इनका ईवीएम खराब है, वकील साहब बोल रहे हैं ईवीएम खराब है। लेकिन इन नेताओं को, इन वकीलों को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि बीजेपी का आपके बयान के बाद काउंटर अटैक क्या होगा। काउंटर अटैक यही होगा
कि जीत नहीं सकते। भाई उस राक्षस से कैसे जीत पाओगे जिसको कई वरदान मिले हों, न्यायपालिका के, प्रेस के और अधिकारियों के और भ्रष्ट नेताओं के, उन राक्षसों के जिन्होंने पूरा देश का पैसा ले लिया। कैसे सामना करोगे? तो अब कांग्रेस को फिर से विचार मंथन करने की जरूरत है कि वो भारत जोड़ो यात्रा करे या न्याय यात्रा करे या ईवीएम के खिलाफ न्याय यात्रा करे। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू करते हैं राहुल गांधी और मना करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री तो करूंगा नहीं, मैं रेस में नहीं हूं, कांग्रेस भी खंडन करती है इसका, तो कांग्रेस को कोई वोट क्यों दे? सवाल ये उठता है, जनता यही पूछती है। ममता बनर्जी अलग हो जाती हैं, अखिलेश यादव अलग होने की तैयारी में, और जयराम रमेश ऐसा शर्मनाक बयान देते हैं कि ममता के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे जब से बने हैं, क्या उन्होंने कांग्रेस का संगठन खड़ा करने की कोशिश नहीं की सारे राज्यों में? क्या मजबूरी थी? यहीं से कुछ अंदेशे, कुछ सवाल उठ जाते हैं कि जैसे गांधी परिवार ने मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो। मल्लिकार्जुन केवल एक मोहरा है। आत्मसमर्पण कांग्रेस ने मोदी की कांग्रेस के सामने कर दिया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।